मैं हूं एसएम और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारे दिमाग की बत्तियां जला देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतिहास की कोई एक महत्वपूर्ण घटना सिर्फ एक छोटा सा मोड़ अलग तरह से हुआ होता तो हमारी आज की दुनिया कैसी होती? हम अक्सर इतिहास को तथ्यों और तारीखों का एक सीधा साधा लेखा जोखा मान लेते हैं, जैसे कि सब कुछ पहले से तय था। लेकिन सच तो यह है कि इतिहास संभावनाओं का एक विशाल सागर है, जहां हर लहर एक नई कहानी कह सकती थी। इतिहास पत्थर पर नहीं लिखा होता। क्या होता अगर एक घटना सब कुछ बदल देती? आज हम 3 अद्भुत क्या होता अगर के साथ दुनिया को फिर से लिखते हैं और आप अंत का फैसला करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्या होता अगर वाले सवालों की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ निर्णायक पल, अगर वे हमारी जानी पहचानी दिशा में न मुड़ते तो मानवता का पूरा सफर ही बदल सकता था। यह सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि हमारा वर्तमान कितना नाजुक और कितनी सारी संभावनाओं का नतीजा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय के धागों को सुलझाने और एक वैकल्पिक वास्तविकता की तस्वीर बनाने जा रहे हैं। यह सफर रोमांचक होने वाला है। 1000 साल का ज्ञान का अंतर नहीं। कल्पना करें, ग्रीक रोबोट, रोमन स्टीम इंजन और 1200 तक वैक्सीन। बेस्ट सेलिंग साई-फाई लेखक एन बोर्ड के जेमिसन इस तेज दुनिया की कल्पना करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी कभी नष्ट नहीं हुई होती। सोचिए, वह ज्ञान का भंडार जिसमें प्राचीन दुनिया की सदियों की बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक खोजें और कलाकृतियां सहेज कर रखी गई थीं, अगर वह आग की लपटों और समय की बर्बादी से बच जाता। इतिहासकारों का मानना है कि इस लाइब्रेरी के विनाश ने मानवता को ज्ञान के क्षेत्र में लगभग 1000 साल पीछे धकेल दिया। अगर यह ज्ञान सुरक्षित रहता तो हमारी सभ्यता का विकास कितना तेज होता, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें ही नहीं थीं, बल्कि गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और दर्शन शास्त्र के अनमोल ग्रंथ थे। आर्किमिडीज के आविष्कार, यूक्लिड की ज्यामिति, हिप्पार्कस के खगोलीय चार्ट्स, ये सब और इनसे भी कहीं ज्यादा वहां मौजूद था। अगर यह ज्ञान लगातार उपलब्ध रहता तो क्या हम प्राचीन यूनान में ही भाप से चलने वाले इंजन या साधारण रोबोटिक उपकरण नहीं देख पाते? हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने तो एक आदिम भाप इंजन एओलिपाइल का प्रदर्शन किया भी था। सोचिए, अगर उसे और विकसित करने का मौका मिलता, शायद रोमन साम्राज्य सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी प्रगति के लिए भी जाना जाता। सड़कों और जल सेतुओं के साथ साथ शायद उनके पास भाप से चलने वाली गाड़ियां या कारखानों को ऊर्जा देने वाले बड़े इंजन भी होते। इससे न केवल उनका साम्राज्य और मजबूत होता, बल्कि आम लोगों का जीवन भी काफी बदल जाता। कृषि में क्रांति आ सकती थी, उत्पादन बढ़ सकता था और शायद औद्योगिक क्रांति सदियों पहले ही दस्तक दे देती। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की तो बात ही कुछ और होती। गैलन और हिप्पोक्रेट्स के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए शायद बीमारियों की समझ और उनके इलाज के तरीके बहुत पहले विकसित हो जाते। कल्पना कीजिए, अगर चेचक या प्लेग जैसी महामारियों के टीके 1200 ईस्वी तक बन जाते, करोड़ों जानें बचाई जा सकती थी और मानव आबादी का घनत्व और वितरण आज से बहुत अलग होता। जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती और समाज स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होता। ज्ञान के इस निरंतर प्रवाह का असर सिर्फ विज्ञान और तकनीक पर ही नहीं, बल्कि समाज और दर्शन पर भी पड़ता। शायद अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले विचार अधिक तेजी से फैलते। एक प्रकार की प्रारंभिक ज्ञानोदय या रेनेसांस की लहर सदियों पहले आ सकती थी, जिससे मानव समाज अधिक तर्कसंगत और प्रगतिशील बनता। कला, साहित्य और संगीत में भी नए प्रयोग होते, जो उस समय की उन्नत सोच को दर्शाते। प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखिका एन के जेमिसन ने ऐसी ही एक दुनिया की कल्पना की है, जहां तकनीकी विकास बहुत तेजी से हुआ। उनके अनुसार ऐसे समाज में सामाजिक संरचनाएं भी भिन्न होती। शायद राजशाही और सामंतवाद की जगह जल्दी ही किसी और प्रकार की शासन व्यवस्था ले लेती, जो ज्ञान और तर्क पर आधारित होती। शिक्षा का प्रसार आम लोगों तक होता और नागरिक अधिक जागरूक और सशक्त होते। झेंग हे का बेड़ा कभी पीछे नहीं हटता। 1500 तक मंदारिन वैश्विक व्यापार भाषा बन जाती है, अंग्रेजी नहीं। कोई कोलंबस नहीं, लेकिन क्या चीन हावी होता है या एक मिश्रित समाज बनाता है? अब हम एक और दिलचस्प संभावना पर विचार करते हैं। क्या होता अगर 15वीं सदी में एडमिरल जेंग हे के विशाल चीनी खजाने वाले बेड़े ने अपनी यात्राएं जारी रखी होती और वे अमेरिका तक पहुंचकर वहां बस्तियां बसा लेते? इतिहास हमें बताता है कि मिंग वंश के तहत चीन ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत जहाजी बेड़े का निर्माण किया था। जेंग हे ने 7 महान यात्राएं की, जो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंची। लेकिन फिर आंतरिक राजनीतिक कारणों से इन यात्राओं को रोक दिया गया और चीन ने एक अलगाववादी नीति अपना ली। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा न हुआ होता
अगर सम्राट ने झेंग हे को अपनी खोज जारी रखने का आदेश दिया होता और वे प्रशांत महासागर को पार करके अमेरिकी महाद्वीपों तक पहुंच जाते, क्रिस्टोफर कोलंबस से दशकों पहले उनके विशाल बाओचुआन खजाना जहाज यूरोपीय जहाजों की तुलना में कई गुना बड़े और तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत थे। उनके पास न केवल बड़ी संख्या में सैनिक थे, बल्कि व्यापारी, विद्वान और कारीगर भी थे। अगर चीनी बेड़ा अमेरिका के तटों पर उतरता तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती? मूल अमेरिकी सभ्यताओं जैसे कि एज़टेक, इंका या माया के साथ उनका संपर्क कैसा होता? क्या यह यूरोपीय संपर्क की तरह विनाशकारी होता या चीनी दृष्टिकोण अलग होता? मिंग चीन अपने पड़ोसी राज्यों के साथ एक सहायक राज्य प्रणाली ट्रिब्यूटरी सिस्टम का पालन करता था, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित थी, न कि सीधे विजय और शोषण पर। शायद शुरुआत में व्यापारिक चौकियां स्थापित होती, चीनी रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय के बदले अमेरिकी सोना, चांदी, मक्का और आलू का व्यापार होता। धीरे धीरे ये चौकियां स्थायी बस्तियों में बदल सकती थीं और चीनी संस्कृति, भाषा और तकनीक का प्रसार अमेरिकी महाद्वीपों में होने लगता। कल्पना कीजिए, 1500 ईस्वी तक मंदारिन प्रशांत तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक भाषा बन जाती, ठीक वैसे ही जैसे बाद में स्पेनिश और पुर्तगाली बनी। इस परिदृश्य में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रह जाता, या शायद वह कभी होती ही नहीं। यूरोपीय शक्तियों को जब अमेरिका के बारे में पता चलता तो उन्हें वहां एक स्थापित और शक्तिशाली चीनी उपस्थिति मिलती। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाता। अटलांटिक दुनिया के बजाय प्रशांत दुनिया वैश्विक व्यापार और राजनीति का केंद्र बन जाती। क्या चीन अमेरिकी महाद्वीपों पर पूरी तरह हावी हो जाता या एक मिश्रित समन्वयवादी समाज का उदय होता? यह कहना मुश्किल है। चीनी संस्कृति ऐतिहासिक रूप से दूसरी संस्कृतियों के तत्वों को आत्मसात करने में सक्षम रही है। हो सकता है कि हमें चीनी और मूल अमेरिकी परंपराओं, भाषाओं और धर्मों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता। शायद बौद्ध धर्म या कन्फ्यूशीवाद का अमेरिकी महाद्वीपों में प्रसार होता और वहां के स्थानीय विश्वासों के साथ मिलकर नए रूप लेता। कोई रोमांस भाषाएं नहीं, कोई क्रूसेड्स नहीं। क्या सेल्टिक लोकतंत्र उभरते हैं? क्या कार्थेज अटलांटिक को नियंत्रित करता है? हमने ऑल्टरनेट हिस्ट्री हब के साथ इस गहन विश्लेषण के लिए साझेदारी की है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे क्या होता अगर पर विचार करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा दूरगामी परिणाम वाला हो सकता है। क्या होता अगर रोमन साम्राज्य कभी अपने चरम पर पहुंचता ही नहीं, या उसका पतन बहुत पहले हो जाता और उसका प्रभाव यूरोप पर उतना गहरा नहीं पड़ता जितना हम इतिहास में देखते हैं। यह कल्पना करना भी कठिन है, क्योंकि रोम की विरासत हमारी भाषाओं, कानूनों, वास्तुकला और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीकों में भी रची बसी है। इस जटिल विषय के विश्लेषण के लिए हमने प्रसिद्ध ऑल्टरनेट हिस्ट्री हब के साथ मिलकर काम किया है। सबसे पहला और स्पष्ट प्रभाव भाषाओं पर पड़ता। आज हम जिन रोमांस भाषाओं को जानते हैं, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी और रोमानियाई, वे सभी लैटिन भाषा से निकली हैं, जो रोमन साम्राज्य की भाषा थी। अगर रोम का प्रभुत्व नहीं होता तो इन भाषाओं का अस्तित्व ही नहीं होता। यूरोप का भाषाई नक्शा पूरी तरह से अलग होता, जिसमें शायद सेल्टिक, जर्मनिक और स्लाविक भाषाएं अधिक प्रभावशाली होती और उनकी कई और बोलियां विकसित होती। कानूनी व्यवस्था भी भिन्न होती। रोमन कानून ने पश्चिमी दुनिया की अधिकांश कानूनी प्रणालियों की नींव रखी है। नागरिकता, अनुबंध, संपत्ति के अधिकार जैसी कई अवधारणाएं रोमन कानून से प्रेरित हैं। इसके अभाव में यूरोप में शायद स्थानीय और जनजातीय कानूनों पर आधारित विभिन्न कानूनी परंपराएं विकसित होती। इससे व्यापार, शासन और व्यक्तिगत अधिकारों की समझ पूरी तरह से अलग हो सकती थी। रोमन साम्राज्य ने यूरोप को एक हद तक राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता प्रदान की थी, भले ही वह विजय के माध्यम से हुई हो। इसके बिना यूरोप शायद और भी ज्यादा विखंडित रहता। छोटे छोटे राज्य और जनजातीय परिसंघ अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहते। यूरोप की एक एकीकृत पहचान का विचार शायद कभी उभरता ही नहीं, या बहुत देर से उभरता। धर्म का परिदृश्य भी नाटकीय रूप से बदल जाता। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के भीतर फैला और बाद में उसकी आधिकारिक धर्म बन गया। साम्राज्य के बुनियादी ढांचे, जैसे कि सड़कें और प्रशासनिक नेटवर्क, ने ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर रोम की शक्ति क्षीण होती तो ईसाई धर्म शायद उतना प्रभावशाली न बन पाता, या उसका स्वरूप आज से बहुत अलग होता। हो सकता है कि यूरोप में विभिन्न स्थानीय बुतपरस्त, पेगन धर्म अधिक समय तक जीवित रहते, या कोई और धर्म प्रमुखता हासिल कर लेता। इसके परिणाम स्वरूप क्रूसेड्स या धर्म युद्ध जैसी घटनाएं शायद कभी होती ही नहीं, क्योंकि उनके पीछे ईसाई यूरोप और इस्लामी दुनिया के बीच का टकराव एक बड़ा कारण था। इससे मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संबंध आज से बहुत अलग होते।
शायद कम तनावपूर्ण और अधिक व्यापार उन्मुख। ज्ञान का आदान प्रदान, जैसे कि इस्लामी स्वर्ण युग की वैज्ञानिक और दार्शनिक उपलब्धियां, यूरोप तक अलग माध्यमों से पहुंचता या शायद पहुंचता ही नहीं। ऑल्टरनेट हिस्ट्री हब के विश्लेषण के अनुसार रोम के अभाव में सेल्टिक संस्कृतियां, जो एक समय पूरे पश्चिमी यूरोप में फैली हुई थीं, शायद अधिक प्रभावशाली बनी रहती। क्या हम सेल्टिक गणराज्यों या लोकतंत्रों का उदय देखते? उनके समाज में ड्रूइड्स जैसे विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनकी सामाजिक संरचनाएं रोमन समाज से भिन्न थी। यह यूरोप को एक अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा दे सकता था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इतिहास की धारा में कुछ छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े और आश्चर्यजनक परिणाम ला सकते थे। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का बचना, चीन का अमेरिका पहुंचना या रोम के बिना यूरोप, ये सिर्फ कुछ कल्पनाएं हैं, लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा वर्तमान कितना अनूठा और कितनी सारी संभावनाओं का परिणाम है। इतिहास सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समझने का एक तरीका है कि हम आज यहाँ कैसे पहुंचे और भविष्य में क्या क्या संभव हो सकता है। इतिहास एक चुनिंदा अपना अनुभव है। इसे पसंद किया? हमारे साथ सहयोग करें। लेखक अपने क्या होता अगर कहानियां प्रस्तुत करें। गेमर्स इन दुनियाओं को CFCY में बनाएं। सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो समय को मोड़ देगा। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपके पास भी ऐसे क्या होता अगर वाले विचार हो सकते हैं। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इतिहास की किस घटना को बदलना चाहेंगे और क्यों। और अगर आप एक लेखक हैं तो अपनी वैकल्पिक इतिहास की कहानियां हमारे साथ साझा करें। गेमर्स, क्या आप इन परिदृश्यों को सिविलाइजेशन सीज जैसे गेम्स में जीवंत कर सकते हैं? हमें आपके क्रिएशंस देखना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SMA को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी दिमाग को झकझोर देने वाले विषयों के साथ लौटते रहेंगे। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।